गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने मीटर सेतु के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, P, Q, R और S। P जो है वो जहाँ R लगा है उसके सामने वाली जो भुजा होगी तार की वो कहलाएगा P, और अज्ञात प्रतिरोध S के सामने वाले जो भुजा है वो कहलाएगा Q। ठीक है, क्योंकि मीटर सेतु में भी अपन ने पढ़ा था, डायग्राम दोबारा देख सकते हैं कि P के सामने वाले जो भुजा थी नीचे वो R थी, और Q के सामने वाले जो भुजा नीचे थी CD भुजा वो थी SC। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इसमें भी संयोजन करते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया था कि मान लो B बिंदु पर धारामापी में विक्षेप अगर 0 है तो यहाँ से यहाँ तक A से लेकर B तक का जो प्रतिरोध होगा वो क्या कहलाएगा? P कहलाएगा। समझ में आ गया ये? तो मीटर सेतु के बारे में मैंने हो गया था। आगे अपन पढ़ते हैं इसी को, मीटर सेतु को ही, कि अपन अज्ञात प्रतिरोध ऐसे कैसे ज्ञात करेंगे। तो जब कुंजी केवल लगाकर धारा प्रवाहित की जाती है तो जो कि J, जो कि मैंने बताया था आपको, इतने बड़े पेंसिल के आकार का होता है जिसमें आगे धातु का लगा रहता है जिससे अपन तार को स्पर्श करवाते हैं, और पीछे स्क्रू लगा रहता है जिसकी सहायता से अपन तार को ज्वाइंट करते हैं। उस जोकी को तार से स्पर्श कराने पर धारामापी G में विक्षेप प्रदर्शित होता है। ये अपन ने डायग्राम पढ़ा था। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये कुंजी केवल लगाएंगे, और कुंजी केवल लगा के और इस जोकी को, जो कि हमारे हाथ में रहता है ये तार, इस जोकी को हम इस तार पर कहीं भी स्पर्श कराएंगे तो धारामापी में विक्षेप आएगा। जैसे इस जोकी को अपन ने यहाँ एक बिंदु के नजदीक स्पर्श करवाया तो धारामापी में किसी एक दिशा में विक्षेप प्राप्त होगा, और फिर जोकी को C बिंदु के पास लाके स्पर्श करवाएंगे तो विपरीत दिशा में विक्षेप प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, मान लो A बिंदु पर स्पर्श करवाने पर विक्षेप दाईं ओर आया तो C बिंदु पर स्पर्श करवाने पर विक्षेप बाईं ओर आना चाहिए। ठीक है, तो जब विक्षेप विपरीत दिशा में प्राप्त होगा तो इस पूरे तार पर कहीं न कहीं एक बिंदु ऐसा प्राप्त होगा जहां पर विक्षेप 0 होगा। ठीक है, तो वो बिंदु हम मान लेते हैं B है जहां पर विक्षेप 0 प्राप्त होता है। तो हमें वही पोजीशन ज्ञात करनी है। तो जब कुंजी केवल लगाकर जोकी को तार पर स्पर्श करवाते हैं तो धारामापी G में विक्षेप प्राप्त होगा। अब हम प्रतिरोध बॉक्स RB से उपयुक्त प्रतिरोध कैपिटल R निकाल कर, हमने इस RB हमने लगाया ना, प्रतिरोध बॉक्स लगाया, इसके अंदर खूब प्रतिरोध लगे रहते हैं बहुत सारे, तो उसमें से एक प्रतिरोध हम निकालेंगे। उचित प्रतिरोध निकालकर, मैंने बताया ना कि भी हमें हम सामंजस्य कर सकते हैं, हम आगे पीछे या प्रतिरोध को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो हमें समायोजन करना होगा, और समायोजन करके हमें उसमें से अलग अलग प्रतिरोध निकालकर इस प्रकार से व्यवस्थित करना होगा कि तार में जो विक्षेप प्राप्त हो इसके तार के दोनों किनारों पर न होके कहीं मध्य में होना चाहिए। ठीक है, एकदम किनारे पर नहीं होना चाहिए। तो कैपिटल R निकालकर तार पर संतुलित लंबाई L प्राप्त करते हैं, अतः शेष लंबाई 100 - L होगी। ये मैंने कल आपको बता दिया था। उपयुक्त व्यवस्था संतुलित मीटर स्टोन ब्रिज को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि संतुलन लंबाई L जब प्राप्त होगी तब धारामापी में विक्षेप 0 आएगा, उसको अपन कहेंगे 0 की पोजीशन। इसलिए यहाँ इस तार को स्पर्श करवाया, यहाँ तार को जब स्पर्श कराएंगे तो धारामापी में विक्षेप 0 आना चाहिए, वो हमें 0 वाली पोजीशन ज्ञात करनी है, और वो लंबाई पर हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की 100 - L हो जाएगी। ठीक है, यदि तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है, प्रतिरोध तार का प्रतिरोध लेते हैं ना, हमने प्रतिरोध का एक सूत्र पढ़ा था, रो यहाँ पर प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का सूत्र अपन ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? R बराबर रो L/A पढ़ा था ना। R बराबर प्रतिरोध बराबर रो मतलब प्रतिरोधकता, L तार की लंबाई बटे क्षेत्रफल, कैपिटल A पढ़ा था ना। तो इसमें पूरा जो 1 मीटर तार है इसमें जो
अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है, अर्थात जो कैपिटल ए है वो समान है पूरे तार का। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर जब प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, P क्या है? प्रतिरोध। अब एकांक लंबाई का प्रतिरोध हमने कितना मान लिया? रो मान लिया। तो L लंबाई का प्रतिरोध कितना जाएगा? L गुना रो। ठीक है ना? यहाँ देखिए, इस पूरे तार में एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध है वो अगर रो है तो L लंबाई का प्रतिरोध रो गुना L हो जाएगा, गुना हो जाएगा सीधा। और ये फॉर्मूला वहीं से ही आया है, रो L अपॉन A से। ठीक है, Q जो प्रतिरोध है, शेष जो लंबाई थी जिसको अपन इस L को 100 में से घटाया था, वहां पर 100 माइनस L गुना रो आ जाएगा। ये L लंबाई का प्रतिरोध L गुना रो होगा तो 100 माइनस L लंबाई के प्रतिरोध कितना होगा? हम उसको गुणा कर देंगे L से, रो से। R का प्रतिरोध R है, जितना भी हमने R बॉक्स में से प्रतिरोध निकाला वो कैपिटल R हो जाएगा। और S का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सूत्र हमारे पास है, संतुलन की स्थिति अपन जानते हैं। हमने व्हीटस्टोन से तुम्हें संतुलन की पोजीशन ज्ञात की थी ना, P/Q बराबर R/S। ये संतुलन की पोजीशन है। क्या है? P/Q बराबर R/S। व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत से P/Q बराबर R/S होता है ना, अपन ने पढ़ा था। I1 से I1 कट गया था, यहाँ I2 से I2 कट गया था, याद आया ना? P की जगह अपन क्या लिख देंगे? रो गुना L। Q की जगह 100 माइनस L गुना रो बराबर R/S। ठीक है, यहाँ से रो कट जाएगा और S का मान आपको निकालना है। तो अज्ञात प्रतिरोध S बराबर क्या जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस गुना कर देंगे तो 100 माइनस L/L गुणा R। यहाँ L से L को नहीं काटना, ये ध्यान रखना, ये नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ऊपर माइनस आ गया ना, इसलिए ये कट नहीं होगा। ठीक है, L की कोई ना कोई लंबाई आपको प्राप्त होगी। जैसे मान लो 43.3 प्राप्त हो गई। कितनी? 43.3। तो उसको 100 में से घटा दो तो शेष आ जाएगा। जैसे L का मान लो 40 आ गया, L का मान 40 आ गया तो यहाँ आप 40 रख दोगे, यहाँ 40 रख दोगे। 100 माइनस 40 तो ऊपर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो 60/40 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अज्ञात प्रतिरोध S का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? इसमें R को भी ऑप्शनल ले लिया कि R अगर अज्ञात है तो अपन इसमें ये मान लिया कि जैसे S को अपन यहाँ जोड़ेंगे, R की जगह S को जोड़े, S की जगह हम R को जोड़े तो नीचे वाले भी P और Q चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना? तो हम यहाँ अगर हमें न्यूमेरिकल में R का मान पता नहीं है और S का मान अगर दिया हुआ है और N दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाकर R का मान भी याद कर सकते हैं। जैसे मान लो ये पूछ लिया है कि प्रतिरोध बॉक्स में से कितना प्रतिरोध निकाला, न्यूमेरिकल में ये पूछ लिया, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो एक ही बात है, वंश गुणा करके इसको चेंज कर ले, इसको ऊपर ले जाओ डायरेक्ट, वो से वो कट गया तो R भी निकाल सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला आया ये आपके मीटर से हुआ है। मीटर से जो कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया, इम्पोर्टेंट है, दोबारा ढंग से देख लेना। अब आपके नया बिंदु आता है विभव मापी, जो कि इम्पोर्टेंट है। विभव मापी भी, इसका भी आपके प्रैक्टिकल है। मैंने आपको जब मीटर से तो पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि आपने लैब में लकड़ी के फट्टे देखे होंगे, एक तो पतला था एक चौड़ा था। पतला वाला तो कौन था? मीटर ब्रिज था, मीटर से तो था। अब वो चौड़ा जो लकड़ी का फट्टा था जो बहुत सारे लैब में रखे हुए हैं, उसमें 10 वायर लगे हुए हैं, देखा होगा हमने जब लैब में गए होंगे तो उसमें उसको अपन क्या कहते हैं? विभव मापी। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है विभव मापी मतलब क्या काम करता है, क्या काम आएगा? विभव मापी ऐसा उपकरण जो विभव का मापन करता है, विभव मापी कहलाता है। ठीक है, या तार के सिरों पर विभवांतर नापता है, उसको क्या कहेंगे? विभव मापी कहेंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर आएगा कि
कि विभवांतर नापने के लिए या विभव विभवांतर ज्ञात करने के लिए तो हमारे पास में वोल्ट मीटर भी है ना। वोल्ट मीटर क्या करता है? विभव का मापन ही तो करता है, विभवांतर नापता है ना। तो इसमें वोल्ट मीटर में और विभव मापी में क्या अंतर है? क्योंकि दोनों का काम तो सेम है। जब हमारे पास में एक उपकरण उपलब्ध है तो हम दूसरा क्यों यूज करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि विभव मापी जो है वो वोल्ट मीटर से ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा सुग्राही है। सुग्राही का मतलब जो रिजल्ट देता है वो अच्छा रिजल्ट देता है, बढ़िया रिजल्ट देता है, सही, एकदम सही रिजल्ट देता है। जैसे अपन नहीं कहते क्या कि एक्यूरेट, एकदम सही। एक तो दशमलव के कुछ अंकों तक, बहुत अंकों तक अपन मान नहीं ज्ञात कर सकते, ठीक है ना। तो ये सही मापन करने वाला उपकरण जो है वो विभव मापी है, जो कि वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ होता है, वोल्ट मीटर से अच्छा है। ये वो क्यों है वो मैं आपको बता दूं। क्योंकि जब भी किसी भी तार में से धारा प्रवाहित की जाती है तो हम चाहते हैं कि पूरी जो संपूर्ण धारा है वो, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देती हूँ, यहाँ पे बना देते हैं। ये मान लो एक तार है, यहाँ से धारा कौन सी आ रही? आई धारा आ रही, ठीक है। और यहाँ से ये आर प्रतिरोध है, ये कौन है? V है, वोल्ट मीटर, ठीक है। इस चित्र का आप ध्यान से देखिए, हमने प्रतिरोध के सिरों पर वोल्ट मीटर लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? क्योंकि हमें उस प्रतिरोध तार के सिरों पर विभवांतर नापना है, ठीक है ना। अब यहाँ से जो धारा जाएगी, इसको मैं चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा, यहाँ से जो धारा जाएगी तार में से, वो धारा इस बिंदु पर, ये देखो आपको पॉइंट नजर आ रहा है, इसमें आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो जो इधर जा रहा है वो है और दूसरा इधर जा रहा है, दो रास्ते हैं ना। अब अगर धारा का कुछ अंश अगर वोल्ट मीटर में से गुजरता है, धारा का कुछ अंश अगर वोल्ट मीटर में से गुजरता है, मान लो यहाँ से I1 धारा जा रही है और यहाँ से I डैश धारा अगर इधर से गई तो यहाँ से जो धारा जाने वाली है वो धारा आ जाएगी I माइनस I डैश। I माइनस I डैश जो धारा है वो उसमें से जाएगी, ठीक है। यहाँ से I धारा गई, ये I धारा इस बिंदु पर, यहाँ पर दो रास्ते उसको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो धारा का कुछ भाग तो इसमें से जाएगा और कुछ भाग धारा का इसमें से जाते हुए वोल्ट मीटर में से जाएगा, फिर यहाँ पे वापस मिल जाएंगे। कहने का मतलब है कि वोल्ट मीटर जब भी बनाया जाता है तो वोल्ट मीटर के अंदर प्रतिरोध तार लगता है। क्या लगेगा? वोल्ट मीटर के अंदर प्रतिरोध तार लगाया जाता है और वह प्रतिरोध तार का जो प्रतिरोध है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो संपूर्ण धारा है, यहाँ जो I धारा गुजर रही है, ये I धारा संपूर्ण धारा इस प्रतिरोध में से जाए, ठीक है ना।
इसमें से जाने का मतलब क्या हुआ कि अगर आई धारा इसमें से गई तभी तो इस पूरी धारा का मापन होगा, और जब आई धारा जाएगी और आर प्रतिरोध है तो सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा, आई गुणा आर होगा ना। अगर पूरी धारा आई जो है वो इस प्रतिरोध में से गुजरेगी तब इस प्रतिरोध तार के सिरों पर विभवांतर कितना नापेगा, ये वोल्टमीटर नापेगा विभवांतर, और वो कितना नापेगा, आई गुणा आर नापेगा। ठीक है ना। अब ये कब संभव है कि यहाँ से जाने वाली धारा सारी की सारी इस प्रतिरोध में से जाए, ये कब संभव है, जब इसके अंदर जो प्रतिरोध तार लगा है उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो। आप इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ से बहुत सारे व्यक्ति जा रहे हैं, क्योंकि धारा का डायरेक्ट संबंध आप व्यक्तियों से अगर ले लोगे तो आपके डायरेक्ट तुरंत समझ में आ जाएंगी ये बात। ठीक है ना। यहाँ से मान लो 100 व्यक्ति जा रहे हैं, ठीक है, 100 व्यक्ति यहाँ से गए, यहाँ से रास्ते 2 नजर आ रहे हैं। यहाँ से जब 2 रास्ते नजर आ रहे हैं तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा है, लेकिन प्रतिरोध ज़्यादा होते हुए भी और मान लो कुछ व्यक्ति इसके इस रास्ते से चले गए और वो इतनी दूर आ गए, उसके बाद में उन्हें कुछ कठिनाई अगर ज़्यादा भी होगी तो वो यहाँ से गुजरेंगे और यहाँ पहुँच के इस रास्ते पर आ जाएंगे। और ज़्यादा व्यक्ति मान लो 100 व्यक्तियों में से 80 व्यक्ति इस प्रतिरोध में से गुजरे और 20 व्यक्ति यहाँ से गुजरे इस वोल्टमीटर के अंदर से। तो जो व्यक्ति वोल्टमीटर के अंदर से गुजरेंगे, इस रास्ते से गुजरेंगे, वोल्टमीटर उनका मापन नहीं करेगा। तो मापन कितनों का हुआ, केवल 80 का मापन हुआ। केवल जो 80 व्यक्ति इधर से गए हैं इस रास्ते से, केवल उनकी संख्या काउंट होगी, उनका ही मापन होगा, इन 20 का मापन नहीं होगा। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी, कोई भी वैल्यू पर लेते हैं, मान लो यहाँ अपन व्यक्तियों की संख्या का उदाहरण लेकर अगर अपन चलें तो संख्या कितनी काउंट हुई, 80, लेकिन एक्चुअल में संख्या कितनी थी, 100। तो क्या मापन सही हुआ, क्या नहीं हुआ ना। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये मापन सही मापन के बिल्कुल नजदीक प्राप्त हो। जैसे मान लो 100 व्यक्ति जा रहे हैं तो कम से कम 99 तो पड़ेगी। एक आध व्यक्ति मान लो दूसरे रास्ते से जा रहा है, लेकिन अधिकांशतः जो व्यक्ति हैं उनका मापन तो सही हो। तो इसलिए यहाँ पर मान लो अगर इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, इस रास्ते पर मान लो खाई बनाते हैं, रास्ता क्रैक है, बीच में टूटा हुआ ही है, आगे जा ही नहीं सकता कोई व्यक्ति, तो क्या होगा, सारे के सारे व्यक्ति इसके अंदर से जाएंगे। 100 के 100 व्यक्ति जो हैं वो इस प्रतिरोध में से ही जाएंगे सीधा, और पूरा मापन होगा 100 मापन करें। ये वोल्टमीटर क्या कितना पार्ट पड़ेगी, 100 पड़ेगी। ठीक है। तो इस वोल्टमीटर के अंदर जो प्रतिरोध तार लगा है उसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। ज़्यादा प्रतिरोध होगा तभी इसके अंदर से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, और हम यही चाहते हैं कि इसके अंदर से कोई धारा प्रवाहित न हो। जितनी भी धारा आ रही है, संपूर्ण धारा, पूरी की पूरी धारा इस प्रतिरोध आर में से गुजरे। ठीक है। अब प्रतिरोध ज़्यादा करने के लिए हमारे पास में 2 ऑप्शन है कि प्रतिरोध ज़्यादा हो। तो या तो अपन अनुप्रस्थ काट क्षेत्र को क्या करें, कम करें। प्रतिरोध बढ़ाने के लिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्र कम होना चाहिए या लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। ये अपन ने पीछे पढ़ा था कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। मुख्यतः अपन ने 2 बातें पढ़ी थी, L और A। तार जितना ज़्यादा लंबा होगा प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और तार जितना ज़्यादा पतला होगा प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। अब दोनों पर अपन बात करेंगे, दोनों पर चर्चा करेंगे। हम मान लो इस वोल्टमीटर के अंदर जो अपन तार ले रहे हैं वो अपन एकदम पतला ले लिया, क्योंकि हमें प्रतिरोध घटाना है। प्रतिरोध घटाने के लिए अपन 2 ही बातें कर सकते हैं, या तो तार लंबा ले या अनुप्रस्थ काट क्षेत्र कम ले, अर्थात तार को पतला लेना है। तो पतला अगर तार ले लें तो एक सीमा से ज़्यादा पतला तार अपन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो टूट जाता है, तार टूट जाएगा पतला तार, इसलिए बहुत ज़्यादा पतला तार तो अपन ले नहीं सकते। अब बात आती है तार की लंबाई की, कि अपन तार की लंबाई को बढ़ाते हैं। तो तार की लंबाई को जब बढ़ा के, वोल्टमीटर आपने देखा होगा लैब में एक छोटा सा डिब्बा रखा हुआ है,
और तार की बहुत ज़्यादा लंबाई को अगर बढ़ा देंगे अपन तो क्या होगा कि इतना लंबा तार इस डिब्बे में अगर अपन रखेंगे, लगाएंगे, तो हम उसको इकट्ठा करके लगाएंगे, तो इकट्ठा करके लगाने पर तो फिर वो और त्रुटियाँ उत्पन्न हो जाती है उसके अंदर। या अपन क्या करेंगे, उसकी कोयल बनाएंगे, क्योंकि लंबा तार है तो क्या अपन लपेटेंगे उसको, लपेट के उसके अंदर डालेंगे, तो लपेटने से क्या होगा, वो गोल गोल जो भी धारा उसके अंदर से जाएगी वो क्या होगी, गोल गोल घूमेगी। जब धारा राउंड में घूमती है तो हम आगे पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो वो भी गड़बड़ होगा काम, वो भी त्रुटि आएगी, उससे भी त्रुटि आएगी। तो हम वोल्टमीटर के प्रतिरोध को एक सीमा से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, हम दोनों ऑप्शन ही नहीं कर सकते। न तो अपन तार की लंबाई को सीमा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और ना ही हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्र को एक सीमा से कम कर सकते हैं, क्योंकि पतला तार बहुत ज़्यादा पतला लेंगे तो वो टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा तार लेंगे तो इसके अंदर वो आएगा नहीं, एडजस्ट नहीं होगा। कैसे भी करके अगर अपन इसके अंदर डालेंगे तो त्रुटियाँ आएंगी। समझ में आ गई बात। तो वोल्टमीटर का जो है प्रतिरोध वो एक सीमा से ज़्यादा हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जब भी अपन वोल्टमीटर के द्वारा तार के सिरों पर विभवांतर नापते हैं तो उसमें त्रुटि आती है, ठीक है ना, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। अब यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया, यहाँ से आई धारा आई, उस आई धारा में से मान लो आई डैश धारा इसमें से चली गई, तो इस आई डैश का तो मापन होगा ही नहीं। तो कितनी धारा का मापन हुआ, आई माइनस आई डैश धारा का मापन हुआ। तो विभवांतर कितना आएगा, आई गुणा सॉरी आर गुणा आई माइनस आई डैश, जबकि प्रतिरोध विभवांतर होना कितना चाहिए, आई आर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वोल्टमीटर के द्वारा जो मापन किया जाता है वो पूर्ण रूप से सही मापन नहीं होता, उसके अंदर कुछ त्रुटि रह जाती है। इसलिए तार की लंबाई को बढ़ाया गया और तार की लंबाई को बढ़ाकर, यहाँ देखिए अब अपन वापस विभव मापी पे आता है। तो ये तो समझ लिया कि विभव मापी ज़्यादा श्रेष्ठ क्यों है, किससे, वोल्टमीटर से, ठीक है ना, क्योंकि वोल्टमीटर में अपन तार की लंबाई को नहीं बढ़ा सकते। हाँ, लेकिन हमने विभव मापी एक ऐसा उपकरण बनाया जिसमें हमने तार की लंबाई को बढ़ाया और तार की लंबाई को बढ़ाकर कितना लिया, 10 मीटर लिया। कितना लिया, 10 मीटर। और 10 मीटर तार को हमने तो एक लकड़ी के फट्टे पर लगाया। कैसे, हमने कोयल नहीं बनाई, हमने घुमाया नहीं तार को, ठीक है ना। हमने क्या किया कि तार का एक सिरा तो हमने यहाँ बांध दिया, पेच से टाइट कर दिया, और उस तार को हमने देखो ऐसे लिया, ये 1 मीटर तार को फिर यहाँ से मोड़ा ऐसे, और फिर ये दूसरा 2 मीटर, फिर इसको हमने ऐसे मोड़ा, फिर ये 3 मीटर, ये यहाँ 3 मीटर हो गया, फिर इसको ऐसे मोड़ के यहाँ 4 मीटर हो गया, यहाँ ये 5 मीटर हो गया, इस प्रकार से। और हम 10 मीटर तार हमने ऐसे घुमा के लगा दिया। तो अगर धारा इस प्रकार से जाएगी तो कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा कब उत्पन्न होता है, जब धारा गोल गोल घूमती है, तब उस पूरे गोल गोल घूमने पर उसके केंद्र पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो धारा गोल गोल नहीं घूमी, धारा इस प्रकार से गई हो, तो इसमें क्या होगा कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हुआ और प्रतिरोध भी बढ़ गया, क्योंकि हमने तार की लंबाई बढ़ा दी तो प्रतिरोध बढ़ गया। तो इसलिए विभव मापी जो है वो वोल्टमीटर से ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, अच्छा उपकरण माना जाता है, सही रिजल्ट देता है। इसकी सुग्राह्यता ज़्यादा होती है। सुग्राह्यता का मतलब जो अच्छा रिजल्ट देने वाला हो। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसमें क्या है कि एक तो 10 मीटर तार, इसमें 5 मीटर तार वाला भी विभव मापी होता है जिसमें 5 मीटर तार लगा रहता है, ठीक है। 10 मीटर तार वाला भी विभव मापी होता है। हमारी लैब में जो विभव मापी पड़ा है, पोटेंशियोमीटर जो पड़ा है, वो 10 मीटर तार वाला है, ठीक है। कुछ लैब में, जैसे कुछ जो पुरानी लैब है उसमें आपको 5 मीटर तार वाला भी विभव मापी मिल जाएगा, होता है वो भी। लेकिन 10 मीटर तार वाला जो विभव मापी वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अपन ये चाहते हैं कि तार की लंबाई जितनी ज़्यादा हो वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये विभव मापी समझ में आ गया।
विभव मापी में कुछ भी नहीं है। एक लकड़ी का फट्टा लिया, लकड़ी का फट्टा लेके एक 10 मीटर तार ले लिया। वो तार बीच में से कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो धारा कट हो जाएगी बीच में, ठीक है ना। और तार को इस प्रकार से लगा दिया, जैसे डायग्राम में आपको दिखा रखा है, इस प्रकार से। ये 10 मीटर तार लगा दिया और यहाँ पर 1 मीटर स्केल लगा दी, क्योंकि तार की लंबाई भी तो नापनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर 1 मीटर स्केल लगा रखी है। तो उस लकड़ी के फट्टे पर 2 ही चीज़ें लगी रहती हैं, एक तो मीटर स्केल और एक 10 मीटर तार। बस इसी उपकरण को अपन क्या कहते हैं, विभव मापी कहते हैं, ठीक है। और ये तार जो है वो इस प्रकार से लगे रहते हैं कि आपस में एक दूसरे से टच नहीं होते हैं, एकदम सीधे लगे रहते हैं, तने हुए रहते हैं सीधे। 10 लाइनें रहती हैं, पैरेलल समांतर 10 लाइनें बनी रहती हैं, ठीक है ना। ये मेरे से ढंग से नहीं बनाए यहाँ, लेकिन आप लैब में देखोगे या बुक में, अगर आपके पास बुक है तो बुक में देखना, आपको बुक में भी आपको मिल जाएगा आसानी से। और ये 10 मीटर तार है पूरा, ठीक है। और ये मीटर स्केल लगी हुई है। तो ये क्लियर हो गया। तो विभव मापी के अपन डेफिनेशन पढ़ लें। वह युक्ति अथवा प्रबंध जिससे कि विभवांतर का मापन किया जा सके विभव मापी कहलाता है। तो ये बात तो निश्चित हो गई कि विभव मापी द्वारा विभवांतर का मापन किया जाता है। ये आपके प्रैक्टिकल में भी पूछते हैं, आप विभव मापी का करो, सबसे पहला प्रश्न यही होगा कि ये क्या है। तो आप कहोगे विभव मापी। तो विभव मापी क्या होता है, क्या नापता है, ये क्या काम आता है। तो नाम से पता लग रहा है आपको कि विभव का मापन करने वाला उपकरण। चूंकि विभव मापी बिना धारा ग्रहण किए धारा को ग्रहण नहीं करता। देखो शब्द आ गया ना यहाँ पर। ये जो वोल्ट मीटर है ये धारा को ग्रहण करता है। धारा ग्रहण करने का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर से धारा प्रवाहित होती है और इसके अंदर से धारा प्रवाहित होगी, तो यह उस धारा का मापन नहीं करेगा। और विभव मापी धारा को ग्रहण नहीं करता, इसके अंदर से धारा प्रवाहित नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, इसलिए विभव मापी बिना धारा ग्रहण किए विभवांतर का परिशुद्ध मापन करता है, परिशुद्ध एकदम सही मापन। इसलिए यह वोल्टमीटर से श्रेष्ठ है, ठीक है। विभव मापी में लकड़ी के दृढ़ आधार पर 10 मीटर लंबा प्रतिरोध तार 1-1 मीटर के 10 फेरों में कसा होता है। 1-1 मीटर के 10 फेरों में कसा जाएगा। इसके समानांतर 1 मीटर स्केल पैमाना लगा होता है, 1 मीटर स्केल पैमाना लगा है। सभी सेलों के धन टर्मिनल सदैव विभव मापी के कैपिटल ए सिरे से संयोजित होते हैं। ये अपन मैंने कैपिटल ए लिख रखा है, जो स्केल के पास है सुविधा के लिए। वैसे तो देखो आप ए किसी को भी मान सकते हो। 2 किनारे हमारे पास में, तार के 2 सिरे हैं, उसमें से आप किसी को भी ए ले सकते हो। लेकिन सुविधा के लिए, तार की लंबाई को मापने में हमें आसानी रहे, उसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं, स्केल के पास वाला जो सिरा है उसको अपन ए मानते हैं, ठीक है ना, जिससे हमें आसानी रहती है। हम इसको भी ये सिरा मान सकते हैं, अनिवार्य नहीं कि अब इसको ही माने, लेकिन हमें तार की लंबाई हमें पढ़नी पड़ेगी, तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। इसके लिए सुविधा के लिए हम ए सिरा यहाँ लेते हैं, स्केल के पास वाला, ठीक है। तो यहाँ जितने भी इसमें सेलर आएंगे वो सभी सेलों के जो धन सिरे हैं, पॉजिटिव सिरे हैं, धन टर्मिनल हैं, उनको हम इस ए सिरे से लगाते हैं, जोड़ते हैं। जब अपन परिपथ जोड़ेंगे, आगे जब अपन डायग्राम बनाएंगे, इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर कि हमने किस प्रकार से सभी सेलों के जो धन सिरे हैं वो इस ए टर्मिनल से जोड़े जाते हैं। ये आप जानते हैं कि जो धन सिरा है, धन टर्मिनल है, वो उच्च विभव माना जाता है, उच्च विभव होता है। तो जब सभी सेलों के धन सिरों को हम ए सिरे से जोड़ेंगे, तब इस ए सिरे को उच्च विभव का माना जाएगा, ठीक है ना। जितने भी बैटरी है, जितने भी सेल हैं, हमने सभी के
जो धन सिरे हैं वो कहाँ से जुड़े, ए सिरे से, तो ए उच्च विभव वाला बिंदु माना जाएगा। और सारे सेलों के ऋण सिरे किससे जोड़े जाते हैं, बी से, तो बी निम्न विभव का माना जाता है। ये आप ध्यान रखोगे कि उच्च विभव कौन होगा, ए, जिससे हमने सभी सेलों के धन सिरे जोड़े हैं। निम्न विभव पर कौन होगा, बी, जहाँ पर हमने सभी के माइनस वाले ऋण टर्मिनल जो हैं वो हमने जोड़ रखे हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। सभी सेलों के धन टर्मिनल सदैव विभव मापी के ए सिरे से संयोजित होते हैं तथा दूरियों का मापन सदैव ए सिरे से किया जाता है। जब अपन तार की लंबाई नापेंगे ना, तार की लंबाई नापेंगे तो यहाँ से चलेंगे, ये पहला तार होगा, इसको अपन पहला तार मानेंगे। जिस भी सिरे से हमने बैटरी के धन टर्मिनल जोड़े हैं वह तार का पहला तार होगा, वो ये दूसरा तार माना जाएगा, ये तीसरा तार, ये चौथा तार और ये 10वां तार। इस तार को अपन पहला तार नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि धन सिरे इससे जुड़े हुए हैं, तो धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, धारा ऐसे चलेगी, यूँ ऐसे चलेगी धारा, यहाँ से जाके यहाँ पे फिर दूसरे तार में जाएगी, ठीक है ना, और यूँ करते हुए ये घूमते हुए धारा और बी बिंदु से निकल जाएगी। बात समझ में आ गई सबके, क्योंकि अपन जानते हैं कि धारा हमेशा धन टर्मिनल से निकलकर और फिर आगे परिपथ में घूम के वापस ऋण सिरे पर पहुँचते हैं ना। तो यहाँ पर धन सिरा ए सिरे से जुड़ा है, इसलिए धारा यहाँ से गमन करते हुए चलते हुए पूरे तार में प्रवाहित होती है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो मैं समझती हूँ विभव मापी का डायग्राम आपके दिमाग में कुछ आप ला सकते हैं कि किस प्रकार का होगा। कुछ बच्चों ने देखा हुआ भी है, 10 तार लगे हुए, मीटर स्केल लगी हुई है, और जितने भी सेल अपन इसमें काम में लेंगे वो ए सिरे से जोड़ेंगे और ए सिरे वाला तार पहला तार माना जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, सबके समझ में आ गई। अब है विभव मापी का सिद्धांत। विभव मापी किस सिद्धांत पर काम करता है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम समझा देती हूँ। इस परिपथ में जो हमने ये विभव मापी बना रखा है, ये विभव मापी परिपथ में बार बार अपन नहीं बना सकते ना, टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है ना। तो अपन क्या करते हैं, इतने पूरे लंबे 10 मीटर तार को केवल एक लाइन के द्वारा व्यक्त करते हैं। जब अपन रेखीय डायग्राम बनाते हैं ना, तो उसमें इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। देखो ये ए सिरा है और ये पूरा 10 मीटर तार है और ये बी सिरा है। समझ में आ गया ना, ये विभव मापी है। केवल ये जो एक लाइन बनाई है ना, एक लाइन के द्वारा ही विभव मापी को व्यक्त किया जाएगा। जब अपन रेखीय डायग्राम बनाएंगे, परिपथ चित्र बनाएंगे, उसमें बार बार हम पूरा डिब्बा नहीं बना सकते, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये ए सिरा है विभव मापी का, ये बी सिरा है। यहाँ से देखिए हमने यहाँ पर एक बैटरी ले रखी है जिसका विद्युत वाहक बल E0 है। इसका देखो धन सिरा, इस बैटरी का धन सिरा हमने ए सिरे से जोड़ रखा है, ठीक है। माइनस वाला सिरा हमने कुंजी से जोड़ रखा है, कुंजी का सिरा धारा नियंत्रक से जोड़ रखा है और धारा नियंत्रक का जो सिरा है वो बी से जोड़ रखा है। तो इनडायरेक्टली माइनस वाला सिरा किससे जुड़ गया, बी सिरे से, ठीक है। अब जब इस तार में धारा प्रवाहित होगी तो देखो कहाँ से होगी, यहाँ से प्लस सिरे से धारा प्रवाहित होती है, यहाँ से करंट फ्लो होगी, यहाँ इसमें जाएगी, यहाँ से किस में जाएगी, इस तार में देखो ए सिरे से रवाना हुई है धारा और कहाँ पे जाएगी, कहाँ तक जाएगी, बी तक। पूरे 10 तार में से होते हुए बी पर पहुँचेगी, ठीक है। और बी से वापस फिर बाहर निकलकर धारा नियंत्रक में से होते हुए, कुंजी में से होते हुए वापस माइनस सिरे पर पहुँचती है। तो ये बात समझ में आ गई ना कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि धारा ए सिरे से प्रवाहित होगी, ठीक है। अब विभव मापी में क्या होता है कि 2 परिपथ बनाता है। कितने परिपथ, 2 परिपथ। एक तो होता है प्राथमिक परिपथ। प्राथमिक परिपथ में अपन इसमें कम से कम 3 या 4 अनुप्रयोग हैं, ज़्यादा ही होंगे, ठीक है ना। इसके जितने भी अनुप्रयोग अपन पढ़ेंगे आगे,
उन सभी अनुप्रयोगों में प्राथमिक परिपथ नहीं बदलेगा। प्राथमिक परिपथ में अपन 3 चीजें लगाते हैं। ये ऊपर मैंने देखो लिख रखा है प्राथमिक परिपथ, लिख रखा है ना। और प्राथमिक परिपथ में कितनी चीजें लगी हुई हैं? 3 चीजें लगी हुई हैं, बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक लगे हुए हैं ना। विभवमापी के जितने भी हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे उन सभी अनुप्रयोगों में प्राथमिक परिपथ तो बनाना ही पड़ेगा। प्राथमिक परिपथ में कितनी चीजें लगेगी? ये 3 चीजें लगेंगी। सेल लगेगा, एक कुंजी लगेगी और एक धारा लगेगी। इसका विभवमापी के आपके लैब में 2 प्रैक्टिकल हुए हैं। उन प्रैक्टिकलों में भी आपको प्राथमिक परिपथ में यही जुड़े हुए मिलेंगे, 3 चीजें जुड़ी हुई मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये जो परिपथ कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? प्राथमिक परिपथ। देखो पूरा चक्र कंप्लीट हो रहा है, ये पूरा चक्र कंप्लीट हो रहा है ना। इसको अपन क्या कहेंगे? प्राथमिक परिपथ। समझ में आ गया सबके? ठीक है। यहाँ जो प्राथमिक परिपथ में जो अपन बैटरी ले रहे हैं उसका विद्युत वाहक ज्यादा होता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। प्राथमिक परिपथ में लिए गए सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी जगह हम लैब में 1.5 वोल्ट के 2 सेल लगाकर यहाँ इसको 3 वोल्ट का करते हैं। लैब में जिन बच्चों ने काम किया है उनको पता होगा, 1.5 वोल्ट के 2 सेल अपन जोड़ते हैं, एक डिब्बे में डालते हैं और उसको यहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 3 वोल्ट का। बाकी जो अपन दूसरे सेल लगाएंगे उनमें किसी की भी वोल्टता 3 वोल्ट नहीं होती। तो प्राथमिक परिपथ में लगा हुआ जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वह पूरे तार के सिरों के का विभवांतर कवर करता है, उसको पूरे तार के सिरों का विभवांतर नापता है, ठीक है। तो ये प्राथमिक परिपथ क्लियर हो गया। अब आते हैं अपन द्वितीयक परिपथ में। द्वितीयक परिपथ में अपन अनुप्रयोग के अनुसार जो परिपथ है वो बदल जाएगा। किसी में 1 सेल लगेगा, किसी में 2 सेल लगेंगे, ठीक है। किसी में 1 कुंजी लगेगी, किसी में 2 कुंजी लगेगी, किसी में अपन प्रतिरोध बॉक्स भी लगाते हैं। तो द्वितीयक परिपथ जो है वो अनुप्रयोग के अनुसार बदल जाएंगे। अपन कौन सा अनुप्रयोग कर रहे हैं उसके अनुरूप द्वितीयक परिपथ बदल जाता है। प्राथमिक परिपथ नहीं बदलेगा, चाहे अपन कोई सा भी अनुप्रयोग करें, प्राथमिक परिपथ एज इट इज रहेगा। ऐसा वैसा तो आपको बनाना ही है प्राथमिक परिपथ, ठीक है। अब द्वितीयक परिपथ में यहाँ देखिए क्या लगा रखा है, एक अन्य सेल लगा रखा है। ये अज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल है। ऐसा सेल जिसका विद्युत वाहक बल हमें नहीं पता, हमें ज्ञात नहीं है, जिसको अपन ने ले रखा है ई। इसका भी धन सिरा प्लस टर्मिनल हमने किससे जोड़ रखा है? ए सीधे से जोड़ रखा है। ये बात अपन पहले ही बता देते हैं। इसमें अपन 1 सेल लेंगे तब भी अपन उसको धन ए से जोड़ेंगे, उसके धन सिरे को। 2 सेल लेंगे, दोनों के धन सिरे ए से। अगर 3 सेल ले रहे हैं तो तीनों के धन सिरे ए से जोड़ने हैं। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे, ठीक है। तो यहाँ ये सेल लिया अज्ञात प्रतिरोध का, अज्ञात विद्युत वाहक बल का, उसका धन सिरा हमने किससे जोड़ा? ए बिंदु से। माइनस वाला सिरा धारामापी से, क्योंकि हमें विक्षेप ज्ञात करना है तो इसमें धारामापी जुड़ता है। धारामापी का दूसरा सिरा हमने जोकी से जोड़ रखा है, जोकी वही जिसको अपन तार के ऊपर स्पर्श कराएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने द्वितीयक परिपथ इसमें बना रखा है, क्योंकि हम यहाँ सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो सिद्धांत का द्वितीयक परिपथ है। क्लियर हो गया डायग्राम? अब देखिए यहाँ विभवमापी का संयोजन परिपथ में निम्नानुसार करते हैं। ये परिपथ मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ कैसे लगी हुई हैं। जहाँ प्राथमिक परिपथ में E0 विद्युत वाहक बल का सेल, कुंजी के तथा धारा नियंत्रक RH संयोजित है। इसमें प्राथमिक परिपथ में, ये प्राथमिक परिपथ है। तथा द्वितीयक परिपथ में E विद्युत वाहक बल का सेल, धारामापी
कैपिटल G तथा जॉकी J संयोजित होते हैं। तो ये प्राथमिक परिपथ कहलाएगा और ये द्वितीयक परिपथ कहलाता है। ठीक है, तो इसका सिद्धांत बाकी का जो है वो अपन कल पढ़ेंगे। तो इतना पढ़ना, इसमें मीटर सेतु को कंप्लीट करना, विभवमापी का जो डायग्राम है कैसा क्या होता है विभवमापी, और ये वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों है, उसमें आप ये डायग्राम भी ऐड कर देना। ये डायग्राम भी अगर ऐसा प्रश्न आए तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं कि इसमें वोल्ट मीटर कुछ धारा ग्रहण करता है जिससे विभवांतर का मान कम प्राप्त होता है, इसलिए ये ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है। और विभवमापी में तार की लंबाई बढ़ाकर हम प्रतिरोध बढ़ा देते हैं, इसलिए वह धारा ग्रहण नहीं करता और उसका वो सही मापन करता है। बात समझ में आगे सबके? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको आप पढ़ें और अपनी जो फेयर नोटबुक है आपकी उसमें इसको करें। धन्यवाद।